जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया था, है ना, पूरा अभी तक 36 क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव। उसमें से हम लोग 20 जो क्वेश्चन था वो किए हुए थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चन रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से देखते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, है ना। अगर आपसे बन रहा है तो खुद से बनाइए, और अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन को आप देखिए कि क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसमें बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। सिंपल बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, है ना, जहां पे चार्ज कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और ये चार्ज जो है वो रखा कितना दूरी पे है 1 मीटर पे रखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 माइक्रोकूलम यहाँ है और 1 माइक्रोकूलम यहाँ है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर दिया गया। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, जिसका वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 दी पावर। देखो इस यहाँ लिखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम को हम लोग क्या करेंगे, पहले कूलम में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 दी पावर -6 कूलम, ये हो गया कूलम में बदल गया। अब R का वैल्यू कितना दिया हुआ सेपरेशन, ये दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि U इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R। K का वैल्यू पता होगा 9 इंटू 10 दी पावर 9, ये कांस्टेंट होता है K का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लिख दिए, यहां लिख देंगे 1 इंटू 10 दी पावर -6, और एक बार और लिखेंगे 1 इंटू 10 दी पावर -6, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्क्वायर तो है नहीं तो स्क्वायर देंगे नहीं। बात आ रही समझ में। अब बताइए यहाँ पे क्या है, 9 हो गया, और यहाँ पे +9 0 हो गया, और देखिए -6 और -6 -12 0 हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर, देखिए +9 और -12 बचा कितना -3 जूल। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। कहीं पे है देख लीजिए, सी नंबर में आ रहा है, तो सी हो गया आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। यहाँ पे दोनों चार्ज दिया हुआ था 1 कूलम, ठीक है, तो हम ये लिख लिए। इसमें क्या कर सकता है, थोड़ा सा चेंजिंग क्या कर सकता है वो समझिएगा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। अगर चार्ज ऐसे रहे, मान लिया जाए चार्ज आपको दे दिया एक प्लस में और एक माइनस में, Q1 का वैल्यू दे दिया मान लिया जाए 4 माइक्रोकूलम, और Q2 का वैल्यू अगर दे दिया जाए 3 माइक्रोकूलम। तो पता है एनर्जी के लिए, सिर्फ एनर्जी और पोटेंशियल के लिए एक बात याद रखिएगा, जब साइन माइनस में रहेगा, अगर चार्ज का साइन अगर माइनस में रहेगा तो आपको माइनस में ही पुट करना है। कहने का मतलब कि कभी भी एनर्जी आप लिख रहे हैं, एनर्जी कभी भी आप लिख रहे हैं, एनर्जी आप कभी भी निकाल रहे हैं, या पोटेंशियल कभी भी निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा चार्ज का साइन के साथ पुट कीजिएगा। यहाँ पे दोनों प्लस में था इसीलिए हम दोनों प्लस में पुट किए। अगर आपके आंसर में एक प्लस और एक माइनस हो तो एक प्लस और एक माइनस में आपको पुट करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगला टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा। ये 1 किलोवाट आवर जो होता है, यहाँ जो दिख रहा है आपको 1 किलोवाट आवर जो होता है वो यूनिट होता है आपका, समझिए कॉमर्शियल यूनिट होता है बिजली का।
समझे? मतलब ये एनर्जी का ही यूनिट है और इस 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे सो लिखेंगे 1 किलोवाट आवर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 किलोवाट और गुना 1 आवर, 1 किलोवाट और 1 आवर लिख देंगे। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट को लिखेंगे हम लोग 1000 वाट, 1000 वाट गुना 1 आवर को लिख सकते हैं हम लोग 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड लिख दिए। अब देखिए 36 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो ये वाला और 3 जीरो ये वाला, तो हो जाएगा 5 जीरो। और वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई वैल्यू ऐसा मैच कर नहीं रहा है, तो एक काम कीजिए 10 से आप ऊपर गुना कर दीजिए और 10 से नीचे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जब नीचे 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 3.6 और देखिए 5 जीरो ये और 1 10 ये, तो कितना हो जाएगा 10⁶ जूल। अब जो है वो ए ऑप्शन जो आपका है मैच कर गया। कितना मतलब कितना आसान सवाल पूछा है बोर्ड ने। देखो बात आ रही समझ में, ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बताइए क्या होता है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो बार बार पूछ रहा है बोर्ड, तो आप इसको ना याद कर लीजिए। इसका 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 यूनिट है ना, एक यहां से याद रखिए और एक यहां से याद रखिए, दोनों यूनिट याद रखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहां से यूनिट लेंगे तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहां से यूनिट उठाएंगे तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। हम तो बोलते हैं ये दोनों याद रखिए, एग्जाम पे भरोसा नहीं कीजिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछा गया बोर्ड में, ये भी पूछा गया और ये तो रिपीट किया गया है सवाल। बात आ रही समझ में, तो आप याद रखिए। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए कि कौन सा आपका सही आ रहा है, वोल्ट पर मीटर आना चाहिए, तो वोल्ट पर मीटर बी लग रहा है, तो बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये कुछ खास है नहीं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क डन बताइए, वर्क डन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by इतना इज। सिंपल एक बात समझिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा गया, यहाँ पे एक डाइपोल को रखा गया और इस डाइपोल को रोटेट किया गया। पहले ये इस तरह से था, एलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके बाद इसको रोटेट किया गया, इस तरह से रोटेट करते करते कितना डिग्री पे लाया गया, 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे लाया गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। बात आ रही समझ में, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पहले इस कदर था, ऐसे था, और इसको रोटेट किया गया 90 डिग्री, ऐसे रोटेट किया गया। तो बोल रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ कुछ करना है नहीं, θ1 को वैल्यू ले लीजिए 0 डिग्री, पहले 0 पे था, उसके बाद θ2 का वैल्यू ले लीजिए अब 90 डिग्री, ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क डन इक्वल टू PE cos θ1, ऐसे मिटा देते हैं ये फिगर को, cos θ1 cos θ2, सिंपल, तब PE हो गया cos θ1 मतलब 0 डिग्री और cos θ2 मतलब 90 डिग्री। बताइए PE, ये फॉर्मूला था, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया, PE, दैट मीन्स योर आंसर इज C। आपका जो आंसर है वो कौन हो गया, C। बोले यहां तक बात क्लियर, रिलैक्स होके पढ़िए, ठीक है, बोर्ड है, नो डाउट प्रेशर बन रहा होगा, लेकिन आप अगर रेगुलर मेहनत करते हैं, ठीक है, बस रुकिएगा नहीं, अभी 1 महीना जो भी है, दिसंबर और जनवरी जो टाइम बच रहा है,
इसमें आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुकिएगा नहीं ना तो पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जितना डेरिवेशन हम भेज रहे हैं उस डेरिवेशन को कंप्लीट कीजिए, और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। साल भर क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ज्यादा मैटर नहीं करता, एग्जाम के लास्ट में आप कितना पढ़ रहे हैं उस पे मैटर करता है, वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो रेगुलर बने रहिए, आप लोग चैनल में बने रहिए, और जिस तरह से गाइड करते जाते हैं आपको हर व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बोल रहे हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, रिवीजन का वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देख लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन का वीडियो देख के रखिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव करने में मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। मतलब एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, और ये कैपेसिटर ये हुआ। 3 कैपेसिटर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है, तीनों का कैपेसिटेंस C है, मतलब सेम है। इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C और इसका भी C, मतलब कि अगर इसका 4 तो इसका भी 4, इसका भी 4। ठीक है, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया। तो पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब A और B के क्रॉस कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपको एक बात बताते हैं, कभी भी कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम होने, कभी भी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? CS इक्वल टू C/N। अब आप सोच रहे होंगे सर C/N में C क्या है? C जो रहेगा यहाँ जो वैल्यू रहेगा 100, एक कैपेसिटर का जो वैल्यू रहेगा, एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या है? C है, तो चलो C लिख दिए हम लोग। और सर N क्या है? N है नंबर ऑफ कैपेसिटर। कितना कैपेसिटर आप जोड़े हुए हैं? 3 कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना से डिवाइड कीजिएगा? 3 से। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर हो गया आपका A। आंसर कौन हो गया? A। आपका आंसर A हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल है। ठीक है, 3 कैपेसिटर जोड़ा हुआ था, N का वैल्यू 3 ले लिए हम लोग, और हर एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना था? C था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया C/N। क्लियर है सबको? सभी कैपेसिटर का वैल्यू C था तो C लिख दिए, और कितना कैपेसिटर था? 3 कैपेसिटर था तो 3 से डिवाइड कर दिए। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे? जब कैपेसिटर सीरीज में लगा हो और सभी कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो? सेम हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कहने ऑब्जेक्टिव तो सब है, ये तो मतलब कुछ बोलना ही नहीं है। कम से कम चार्ज का वैल्यू कितना होता है सभी लोग आप याद किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आप जानते हो। सभी लोग याद किए होंगे कि कम से कम जो वैल्यू होता है चार्ज का वो ये होता है, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात आ रही समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा हो गया? ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम ये समझाते हैं ढंग से। ठीक है, वैसे आंसर देना बहुत आसान है लेकिन हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छा से। देखिए क्या, एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, कोई भी वायर जिसमें करंट है या करंट नहीं है, दोनों बात समझिएगा। ऐसा कोई भी वायर जिसमें करंट हो या करंट नहीं हो वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है।
अगर इसमें करंट आई पास हो रहा है तब भी ये न्यूट्रल है, और अगर इसमें करंट पास नहीं हो रहा है, यहां पर अगर आई का वैल्यू अगर 0 है तब भी ये न्यूट्रल है। अब एक बात बताइए, न्यूट्रल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं। अभी हम आपको एक इंफॉर्मेशन दिए, वायर में करंट का वैल्यू अगर 0 रहेगा तब भी वो न्यूट्रल होगा, और वायर में अगर करंट पास हो रहा है तब भी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल चीज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़े, है ना, उसमें क्या सीखे कि किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनता है, जिस फील्ड का नाम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बना सकता है, ये कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला मिला है वो किनके द्वारा मिला है, बायोट-सेविट्स लॉ के द्वारा, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं बायोट-सेविट्स के नाम से। तो ओवरऑल बोलना ये है कि किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है, किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो उसके चारों ओर कौन सा फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ओनली मैग्नेटिक फील्ड का ऑप्शन ऑलरेडी है। तो आंसर कौन हो गया हमारा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम यहां पे गलती से ले आए। यहां पे लिखा हुआ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब हम चैप्टर बताएंगे, वहां जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, उस समय हम आपको बता देंगे, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बहुत छोटा सा, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस रिलैक्स होके आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए इसको बनाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना देते हैं, और हम लोग को पता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब कि कहीं से वो आ रहा होगा और कहीं वो जा रहा होगा। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो पॉजिटिव मान लेते हैं, और जिधर की ओर वो जाता है उधर नेगेटिव मान लेते हैं। जहां से निकल रहा है वो पॉजिटिव, और जिधर की ओर वो जा रहा है वो पॉजिटिव मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखा गया, चार्ज को रखा गया, और चार्ज को प्लस ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है तो प्लस ले लिए। प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो हम लोग को पता है कि इधर प्लस है, ये पहले से आ गया प्लस, तो प्लस प्लस के बीच यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन के वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। वही पूछ रहा है कि ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, E इक्वल टू होता है F बाय Q। E इक्वल टू क्या होता है, F बाय Q। अब आपको F निकालना है, तो F निकालना है तो E और Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तक Q इंटू क्या हो गया, E हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया Q इंटू E। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में A में, तो A हमारा आंसर हो गया, Q इंटू E। ठीक है, कितना सिंपल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट फॉर परमिटेड ऑफ, देखिए गलत लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखाएगा द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी लिखाएगा यहाँ पे, है ना, परमिटिविटी।
इसको हम लोग लिखेंगे परमिटिविटी। ठीक है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। बहुत आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं, एक बस फॉर्मूला आप बताइए हमको, एक फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ में जो फॉर्मूला आपको बताया गया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सब जानते हैं। ठीक है, अब बताइए K की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, क्या लिख सकते हैं हम लोग K की जगह पे, K के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का हमको चाहिए यूनिट, तो एप्सिलॉन नॉट को यहां लाते हैं और फोर्स को नीचे लेके चले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 1 बाय 4 पाई। देखिए 1 बाय 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, इसको गोल कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, नीचे हो गया आर स्क्वायर, और यहां वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो नीचे चला आया यहां। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, अब देखिए, अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आराम से लिखा जाएगा। बोलिए चार्ज, चार्ज दो बार है तो कुलाम गुना कुलाम, और आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, और एफ का मतलब न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो आंसर क्या हो गया बताइए, कुलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये हो गया आंसर। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले, यहाँ माइनस लगा दे, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है ना, बी जो हमारा है वो आंसर होगा, लेकिन कब, जब m के पावर क्या लगा देंगे, -2 लगा देंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन का वीडियो मेरा देखे हैं तो। ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं ना, जिस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उस चैप्टर का पहले रिवीजन का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, टाइम निकालिए और उस चैप्टर का रिवीजन का वीडियो देखिए, और उसमें जो VVI फॉर्मूला हम बोलते हैं कि ये याद कर लीजिए, मतलब वो याद कर लीजिए। अगर वो याद कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन का वीडियो जरूर देखिएगा, और उसमें जो याद करने बोले हैं वो जरूर याद कीजिएगा, फिर ये बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिंपल पूछ रहा है टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, तो यार टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, अब इसी में से आप चुन लीजिए कि कौन सा टॉर्क का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, C आपको दिख रहा होगा, तो C आपका आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। ये डेरिवेशन भी आ चुका है, 3 नंबर के ये अपलोड भी किए हैं, इसका डेरिवेशन भी अपलोड है, आया होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे, अगर P का वैल्यू दे देगा, E का वैल्यू दे देगा, और पूछ देगा कि टॉर्क का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, 32 को देखते हैं। लिख रहा है इफ द एयर बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिस्प्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन इट्स कैपेसिटी। अगर पहला वीडियो आप देखे हैं तो इस वीडियो को, मतलब इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। वहां एक बात बताए थे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर भरा हुआ है, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर को हटा के अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो हम बोले थे इससे ज्यादा इसका कैपेसिटी हो जाएगा, एयर वाला से इसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इसका क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। मतलब K टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक को फीड करने से, K टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक को फीड करने से, मतलब इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज वाला तो आंसर होगा नहीं, ये गलत हो गया। रिमेन्स कांस्टेंट होगा नहीं, गलत हो गया। नन ऑफ दिस होगा नहीं,
तो आंसर कौन होगा, इंक्रीज के टाइम्स। कभी कभी क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सही आंसर ना मिले तो गलत आंसर की तरफ चलिए और गलत आंसर पहले चुन लीजिए, तो फिर ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी होगा। ठीक है, हमको पता था कि एयर को जब हम लोग फील्ड कर एयर के जगह पे डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो कैपेसिटी जो होता है इंक्रीज करता है, इसका मतलब डिक्रीज वाला तो गलत हो गया। बात आ रही समझ में, कांस्टेंट भी रहेगा नहीं क्योंकि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है इसमें, इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया आपका ए। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अभी हम बोले थे, ये 2 बार आया हुआ एग्जाम में। देखिए वहां क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताइए यूनिट क्या होता है, और यहां क्या बोल रहा है कि वोल्ट पर मीटर यूनिट किसका है। देख रहे हैं सवाल को मतलब कितना कम घुमाया है। एक तो घुमाने का होता है कि चलो बहुत खतरनाक घुमाया है, इसमें क्या घुमाया है, एक बार पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, और एक बार यूनिट लिख दिया और बोल रहा है कि किसका यूनिट है, तो आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ रही समझ में, आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना आसान आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप अगर मन लगा के तैयारी कीजिएगा ना तो आपका आंसर मतलब रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, टेंशन ना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका आंसर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है यार, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह से रिलेट होता है, तो अभी तो बताए थे यहाँ पे कि E इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr, अभी तो बताए थे। तो आंसर कौन हो गया यहाँ पे, माइनस dV बाय dr, बी हो गया आंसर। इसमें क्या सोचना, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी। देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आप देखे होंगे पहला वीडियो पार्ट 1 अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखे होंगे तो ये जवाब दे सकते हैं। बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो कैपेसिटी क्या होगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, जिसका सेपरेशन अभी डी ले लेते हैं और एरिया को ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सेपरेशन को डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया मतलब सेपरेशन बढ़ाया गया, यहां से यहां कितना हो गया, 2D हो गया, एरिया को नहीं छेड़ा गया, एरिया को नहीं छेड़ा गया, सेपरेशन को डबल किया गया। तो अब क्या लिखेंगे बताइए, तो न्यू कैपेसिटेंस जब लिखेंगे तो लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ए को छेड़ा नहीं गया है, ए लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, लेकिन डी के जगह क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे, 2D लिखेंगे। अब बताइए ए एप्सिलॉन नॉट और डी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1/2 गुना ए एप्सिलॉन नॉट डी। बोलिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी को क्या लिख सकते हैं, बोले तो ए एप्सिलॉन नॉट डी को सी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा C/2। मतलब ये हुआ कि अगर सेपरेशन को डबल कर देंगे तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगा। अगर सेपरेशन को डबल कर देंगे तो सी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज 2 टाइम्स। बात आ रही समझ में। वैसे भी यहां भी दिख रहा है कि सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा। सेपरेशन ये फॉर्मूला बता रहा है कि सेपरेशन को अगर बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा, घटेगा, तो आंसर हो गया बी। बोलिए बात आ रही समझ में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, इससे मतलब ये सब भी न्यूमेरिकल में नाम लेते हैं, न्यूमेरिकल का बदनामी होगा। देखिए क्या है सो देखिएगा, बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो मान लिए यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई इसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंटेंसिटी ई दिया है,
एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इसमें कितना क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू बताइए। सबसे पहले एक बात बताइए, एक्सेलरेशन क्यों क्रिएट होगा? क्यों? क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसे प्लस मानते हैं, और जिधर जाती है उधर क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये इधर प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को प्लस चार्ज खींच लेगा, और खींचेगा तो फोर्स लग जाएगा। अब अगर इस पे फोर्स लग जाएगा, और अगर इसका मास है, किसी चीज पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब उसको एक्सिलरेट कर रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं, और वही एक्सिलरेशन का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्सिलरेशन निकालने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ेगा, और फोर्स का अभी बताए थे कि फोर्स इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू के जगह इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, नो डाउट इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब चूंकि इसको यहाँ डायरेक्शन और यहाँ डायरेक्शन दे देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। वैसे पता है ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इस पे फोर्स लगने वाला इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? यहाँ पे हो गया अपोजिट, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। अब बताइए एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बटा मास, फोर्स बटा मास होता है। अब फोर्स का वैल्यू आप कितना लाए हैं? माइनस ई वेक्टर बाय एम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस ई बटा एम हो जाएगा आंसर। अब सोचिएगा सर यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक काम करना होगा, थोड़ा सा संभालना होगा इसको, और यहाँ पे माइनस देना होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस नहीं दिया तो फिर वेक्टर हटाना होगा। दो चीज हो सकता है, ई बाय एम या तो आंसर होगा, या तो होगा ई वेक्टर बाय एम। देख लीजिए दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। वेक्टर अगर लगाएंगे तो माइनस जरूर देना पड़ेगा। अगर वेक्टर हटा देंगे तब माइनस हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जो भी बात है पूरा बताने में अच्छा रहता है, आधा अधूरा कोई भी चीज बेकार होता है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया आपका 36 क्वेश्चन जो था वो बताएं आपको। देखिए 36 क्वेश्चन अभी तक हुआ, आज इसमें 16 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन अभी हम आपको और बताते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी आपको और बताते हैं, टेंशन ना लीजिए। चलिए देखते हैं 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ये लिखना पड़ा हमको, उसमें टाइप नहीं था, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। ठीक है। आपने दो का याद रखिए। किसका किसका याद रखना आपको? एक मेटल का और एक एयर का। एयर बोलिए या वैक्यूम बोलिए, दो का याद रखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का अगर बात करें तो वो होता है 1, और मेटल का अगर बात करें, मेटल का, तो ये होता है इंफिनिटी। ये दोनों आप याद रखिए, आपको ये मिलते रहेगा बीच बीच में। ठीक है। एयर का, एयर या वैक्यूम का 1 ही लिया जाता है। वैसे एयर और वैक्यूम में अंतर है, नो डाउट। अगर हम वैक्यूम का बात करें, वैक्यूम का बात करें तो 1 होता है। ठीक है। वैक्यूम का 1 होता है, और एयर का होता है 1.006 ऐसा। तो बहुत कम का चेंजिंग है, इसलिए हम लोग एयर और वैक्यूम दोनों पे 1 लेके चलते हैं। लेकिन अगर मेटल का कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का अगर पूछता है तो आपको इंफिनिटी जवाब देना है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी। बात आ रही समझ में? बी हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से हटाना होगा हम लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहां पे देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। C इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, है ना,
C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, ये होता है फॉर्मूला। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है डिपेंड करता है सेपरेशन पे, डी पे डिपेंड कर रहा है सेपरेशन पे, ए का मतलब एरिया पे और के का मतलब मीडियम पे। मतलब एरिया पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो तीनों में यहां कहीं कुछ दिख रहा है, डी में आपको एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एरिया पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है और सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको दिख गया एरिया ऑफ द प्लेट, तो एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहले आ चुका है, ये दूसरा बार आ रहा है, क्या इच्छा है सो जान लीजिए। मिनिमम चार्ज क्या होगा यार, ये तो हो गया सी, है ना, इतना भी आसान क्वेश्चन बार बार ना रिपीट हो तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन करना था, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन एक किसी गेस्ट पेपर से उठा लिया, है ना। इसमें पूछ रहा है कि बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन दे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का बीम जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में आप क्या अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं, है ना। पहला बोल रहा है दोनों बीम अट्रैक्ट करेगा, दूसरा बोल रहा है दोनों बीम रिपेल करेगा, तीसरा में बोल रहा है नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, और चौथा में बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन, है ना, अपॉन स्पीड ऑफ द बीम्स। आपको एक बात बताते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात रहता तो हम लोग बोल देते कि दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, लेकिन ना यहाँ इलेक्ट्रॉन का बात है ना प्रोटॉन का बात है, यहाँ बात है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब ना तो अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। ठीक है, तो टोटल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम और बताएंगे, लेकिन ये वीडियो जनवरी में जाएगा। अभी मेरा अगला जो टारगेट है वो ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन आ गया, अभी तक जो पूछा गया है, उसका पहले हम सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 15 चैप्टर का जब कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन, जो आ चुका है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो लगेगा हमें कि ये क्वेश्चन भी कराना चाहिए, इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन हम आपके लिए बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि लेवल 2 भी जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हो गया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सो है। अब जो हमें लग रहा है कि इस तरह से वो घुमा सकता है, वो क्वेश्चन का वीडियो जब अपलोड करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आप अटेंड करके जरूर जाइएगा। ठीक है, उससे भी आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आप हर एक बार जिस तरह से आप रिस्पॉन्स किए हैं सभी वीडियो को, इस वीडियो को भी रिस्पॉन्स कीजिए, है ना, और वीडियो में बने रहिएगा। हो सके थोड़ा बहुत तो मदद कीजिए, आप समझ सकते हैं, है ना, और आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी कीजिए। चलिए, थैंक यू।